आपने आपने वो जो बीजेपी का वीडियो था जिसमें बीजेपी का नेता एक आदिवासी पे पेशाब कर रहा है, वो आपने देखा? मध्य प्रदेश में देखा आपने? आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को जानवर को पर पेशाब करते हुए देखा है? तो बीजेपी के नेता जानवर पर पेशाब नहीं करते, मगर आदिवासी पर पेशाब कर रहे हैं। देखिए, आदिवासी शब्द के अंदर गहराई में बहुत जरूरी चीज छुपी हुई है। आदिवासियों का जो हक है, जमीन का हक, जल का हक, जंगल का हक, वो छुपा हुआ है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। बीजेपी आपके अधिकार छीनती है, हम आपको अधिकार देते हैं। हम आपसे गले लगते हैं, बीजेपी आपके ऊपर पेशाब करते हैं। बीजेपी के नेता आपके ऊपर पेशाब करते हैं और फिर वीडियो वायरल कराते हैं कि पूरा देश देखे कि बीजेपी के नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है। ये इनकी सोच है। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको वनवासी कहते हैं ना? जंगल कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा है ना? तो जब 15-20 साल में जंगल गायब हो जाएगा तो वनवासी कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? सड़कों पे भीख मांगेंगे। सड़कों पे भीख मांगेंगे। बीजेपी के नेता कहते हैं, देखो, आदिवासियों को हिंदी सीखनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी मत सीखिए, अंग्रेजी मत सीखिए। मगर आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछो कि भैया आपका जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हिंदी मीडियम में पढ़ता है, तो आपको जवाब देंगे हमारा तो बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो आदिवासी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ सकता? अगर आपका बच्चा सपना देख सकता है तो आदिवासियों का बच्चा, दलितों का बच्चा, पिछड़ों का सब बच्चा सपना क्यों नहीं देख सकता? उनमें क्या कमी है? एक बार आप सब लोग ताली बजा करके राहुल जी का स्वागत करेंगे। पीछे तक ताली बजा करके आप सब लोग स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा हमारी बहन मधु सिंह जी, मैं आमंत्रित करूंगा हमारी बहन भगवती राजवाड़े जी की धान के मुकुट को लेकर के आए भाई हमारे तिलक बेहरा जी, और सभी लोग मिलकर के धान के मुकुट को पारस भाई के साथ लेकर के आए और एक प्रतीक के रूप में 1 मिनट के लिए वह धान का एक मुकुट हम लोग बनाए हैं। लोकल बनाने की व्यवस्था की है। आदरणीय राहुल जी दिल से आदिवासी परिवार के साथियों ने बनाया है। आपने पूरे सरगुजा को धान के एक बार जी धान के मुकुट से आज आपने हम सबको धान से ऐसा भरपूर दिया है कि हमें इस धान के मुकुट से आपका सरगुजा की पावन धरती पर हम सब स्वागत करते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा जिला कांग्रेस की तरफ से आदरणीय हेमंत सिन्हा जी का कि वो धान के बाली से, धान के माला से आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय शैलजा जी का, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी का समस्त मंच में धान का बुके दे करके सबका स्वागत। सभी मंच पे बैठे आदरणीय विजय सिंह जी, आदरणीय अरविंद सिंह गप्पू जी, आदरणीय पारस राजवाड़े जी पीछे रखा हुआ है धान का माला लेकर के, धान के माला का लेकर के जल्द से जल्द आएंगे। यूनुस भाई के हाथों में है, जल्द से लेकर के आएंगे। 2 मिनट के अंदर में हम अपने इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। धान के माला से यूनुस भाई, आदरणीय हेमंत भी, राहुल जी को आज हम सब लोग धान के कारण बहुत 5 साल में हम सब लोगों ने इस व्यवस्था से, आपकी पहल से 2018 में इसी धरती पर दरिमा क्षेत्र में आकर आपने जो जो वादा किए वो सब पूरा हुआ। आज उसी का प्रतिशत है कि सरगुजा का एक एक किसान आपके लिए आपका ऋणी है। धन्यवाद करूंगा कि आपने जो कहा वो सब करके दिया। अब मैं आमंत्रित करूंगा इसके बाद में आदरणीय
टीएस सिंहदेव जी को कि वो 2 शब्द कहें। आदरणीय टीएस सिंहदेव जी। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय शैलजा जी, सम्माननीय चंदन यादव जी, मंत्रिमंडल के साथी अमरजीत भगत जी, प्रेम साय जी, बालकृष्ण पाठक जी, राकेश गुप्ता जी, मेरी बहन आशा कुमारी कहलाती हैं मेरे लिए गुरु, प्रीतम जी, अजय अग्रवाल जी, शफी भाई, जेपी, सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, पंचायती राज प्रतिनिधि, नगरीय निकाय प्रतिनिधि और उपस्थित सरगुजा जिले के नागरिक बंधुओं, चुनाव का समय, मैं इस अवसर पर राहुल जी का, सोनिया जी का, खड़गे सर का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे कांग्रेस के माध्यम से काम करने का मौका दिया। विधायक के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, एक मंत्री के रूप में और उप मुख्यमंत्री बना के और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का सदस्य बना के मुझे काम करने का अवसर दिया। और ये 2 पहलू आज उपस्थित हैं मंच पे, राहुल जी और सदन में आप लोग। राहुल जी ने मुझे अगर अवसर दिया तो ये आप लोग के चलते, ये आप लोगों ने मुझे अपनाया, आप लोगों ने मुझे काम करने का मौका दिया, तब ये संदेश राहुल जी तक पहुंचा और हम लोग कुछ करने की स्थिति में पहुंचे। आज पुनः ये मौका है कि हमको वो माहौल बनाना है, राहुल जी को वो नतीजा देना है, सरगुजा अंचल से कांग्रेस पार्टी को वो समर्थन देना है जिसके आधार पे हम लोगों को आगे काम करने का अवसर भी मिल सके। मैं चाहूंगा कि मुझे ये अवसर मिले, राहुल जी का आशीर्वाद, हमारे शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद तभी मिल सकता है अगर आप लोगों जिम्मेदारी उठाकर और वो समर्थन कांग्रेस पार्टी को दें जिसके आधार पर पिछले बार आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। अभी हाल में पहले फेज का चुनाव हुआ, 20 विधानसभाओं में मतदान हुआ और जो हम लोगों तक सूचना पहुंची है 16 से अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाने की रिपोर्ट हम लोग को मिल रही है। अब ये 70 सीटों में और विशेष करके सरगुजा अंचल से जहां आपकी प्रथम जवाबदारी है, पिछले बार 14 की 14 सीटें आप लोगों ने दी। अगर वो हो सके तो क्या नहीं, लेकिन नहीं तो उसके नजदीक से नजदीक रहते हुए कांग्रेस के हर प्रत्याशी को विजयी बना के यहां से आप भेजेंगे, तभी जाकर सरगुजा के लिए काम करने की स्थिति में हम लोग भी रह सकेंगे, आपका सही मायने में प्रतिनिधित्व कर सकेंगे, आप लोगों की आवाज वहां तक पहुंचा सकेंगे, सरगुजा का विकास हम लोग कर सकेंगे। काम किया इस सरकार ने पिछले 5 सालों में जो मेरे नजर में अद्वितीय सा है। 50 साल से अधिक लगभग मैंने भी सरकारों को काम करते देखा, विभिन्न पार्टी की सरकारों को काम करते देखा, लेकिन 5 साल के सीमित समय में इतना काम हर क्षेत्र में अगर किसी सरकार ने किया है तो कांग्रेस की इस सरकार ने किया है, जिसको राहुल जी ने अवसर दिया काम करने के लिए, जिम्मेदारी दी यहां पर आके। पिछले बार राहुल जी आए थे, सीतापुर से चुनावी सभा उन्होंने प्रारंभ की थी और उन्होंने जो संकल्प हम लोगों को दिया कि ये जिम्मेदारी आप लोगों को दे के जा रहा हूं, करोगे तो बहुत अच्छा, नहीं करोगे तो उन्होंने मन से कहा था कि मैं बदलूंगी। जिसको जिम्मेदारी दे के जा रहा हूं उनको ये जिम्मेदारी पूरी करनी है, नहीं कर पाओगे। भाई 10 दिन के अंदर उन्होंने कहा था कि धान का कर्जा माफ होना चाहिए और 2500 रुपए में धान की खरीदी की घोषणा होनी चाहिए। राहुल जी के शपथ दिलाने के 2 घंटे के अंदर उनकी सरकार ने करके दिया नागरिकों के लिए। इस सिलसिले को आगे ले जाने का काम इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करना है, कांग्रेस के प्रतिनिधियों को करना है, आपके माध्यम से हमको करना है। किसानों के लिए हुआ, वन क्षेत्र में रहने वालों के लिए हुआ, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए हुआ, SC, ST, सामान्य हर वर्ग के लिए सरकार ने, चाहे स्कूल शिक्षा की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, हर क्षेत्र में विद्युत विस्तार की बात हो, बेहतर विद्युत सप्लाई की बात हो, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ वेतन बढ़ा के मितानिनों का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का
यहाँ तक कि रसोइयों का 1200 से 2000, सफाई कर्मियों का 2500 तक, हर वर्ग के लिए सरकार ने कुछ न कुछ किया। पेंशन को 350 से 500 ले जाने का काम और बहुत कुछ करना बाकी है। और उसी के लिए आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत, आपके बल पर ही हम लोग कुछ करने की स्थिति में आ सकते हैं। जो हम लोगों को ये मौका आप लोग दीजिएगा, इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। कांग्रेस के हर प्रत्याशी को जिताना आप लोगों के हाथों में है। आप लोगों के कंधे के सहारे के आधार पे ही ये संभव हो सकता है और उस बात को आप पूरा करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा। धन्यवाद आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, हम सबके मुखिया और मार्गदर्शक। मैं अब बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा, हम सबके मुखिया आदरणीय राहुल गांधी जी को हम सबको संबोधित करेंगे। एक बार जोर से बोलेंगे, राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। कुमारी शैलजा जी, टीएस सिंहदेव जी, प्रीतम सिंह जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के हमारे सब वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नहीं, बाद में करना। पिछले चुनाव में मैंने आपसे 2-3 वायदे किए थे। हर भाषण में मैं कहता था कि हमारी सरकार आएगी तो 2-3 काम पक्के होंगे, गारंटी करके होंगे। सबसे बड़ा काम किसानों का कर्जा माफ। वो कोई छोटी बात नहीं थी। उस समय बीजेपी के सब नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी सच नहीं बोल रही है। हमने यह भी कहा था कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल किसान को धान के लिए रेट मिलेगा। बीजेपी के सब नेताओं ने कहा ऐसा तो किया नहीं जा सकता, कांग्रेस ऐसे ही कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमने वायदे किए थे पूरे हुए? कोई यहां पे कह सकता है कि नहीं, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, नहीं 2500 रुपए के लिए हमें धान के लिए नहीं मिलता? कोई कह सकता है यहां पे? कोई नहीं कह सकता। क्यों? जो हम स्टेज से, जो मैं स्टेज से कहता हूं, मैं करके दिखाता हूं। मैं आपका मेरा 2-3 महीने का रिश्ता तो है नहीं। आपका रिश्ता, मेरा रिश्ता पुराना रिश्ता है। आप इंदिरा गांधी जी को याद करते हो, जवाहरलाल नेहरू जी की याद करते हो, तो मेरा रिश्ता आपके साथ जो है वो गहरा रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं यहां आके आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। प्रधानमंत्री यहां आए, उन्होंने आप सबसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था। कहा था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। कर दिया? भैया बाद में कीजिए। किसी के बैंक अकाउंट में नहीं आया। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा। मिट गया। कहा था किसानों का, किसान बिल से फायदा होगा। किसानों ने स्वयं बिल को रद्द कर दिया। देश के सारे किसान खड़े होकर कहते प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, हमें नहीं चाहिए ये बिल। तो आप जानते हो सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है।
हम वहां नहीं रुके। हमने आपसे कहा था कि धान के लिए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल हम देंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो आस्ते 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 बढ़ता गया। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? तो हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं। हमने अनाउंस किया है कि 3,200 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। लिख लो, रख लो। 5 साल मैंने 2,500 कहा था, अब मैं कह रहा हूं 3,200 से शुरुआत होगी। शुरुआत मतलब 3,200 से शुरुआत होगी और उसके बाद यह बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितनी जरूरत किसान को होगी, जो हम कर सकेंगे हम करके दिखा देंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं, आपको बताने की भी जरूरत नहीं कि भैया हमें ज्यादा पैसा चाहिए। आप देखना वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आदिवासियों के लिए बीजेपी के समय तेंदुपत्ता के लिए कितना पैसा मिलता था? एक बोरी के लिए कितना मिलता था? 2,500। कांग्रेस पार्टी के समय में कितना मिला आपको? 4,000 रुपए। अब आप लिख लीजिए, 4,000 रुपए नहीं, 6,000 रुपए आपको मिलेंगे। लिख के रख लीजिए आप। 4,000 रुपए का आपको हर साल बोनस मिलेगा। ₹23,000 करोड़ रुपए हमने किसान न्याय योजना में आपको दिया। आपने मांगा नहीं, हमने कहा भैया हम न्याय योजना करना चाहते हैं, हमारा प्लान था लोकसभा में करने का, हम छत्तीसगढ़ में इसको टेस्ट करके दिखाएंगे, और हमने कर दिया। आप मुझे एक बात बताओ, जब बीजेपी की सरकार यहां थी, कर्जा माफ किया उन्होंने? धान के लिए सही रेट दिया क्या? तेंदुपत्ता के लिए सही रेट दिया? बोनस दिया? मुफ्त में बिजली दी? तो क्या बात कर रहे हैं ये लोग? मतलब क्या बात कर रहे हैं? अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। जैसे मैंने पिछले चुनाव में कहा था किसान का कर्जा माफ होगा, पेन निकाल के आप लिख लीजिए, इस बार किसान का कर्जा माफ होगा। किसान का कर्जा माफ होगा। पिछली बार हमने कहा था बिजली बिल हाफ, इस बार जो 200 यूनिट बिजली के हैं वो आपके माफ हो जाएंगे। अब इसका मतलब समझिए, कभी कभी ये जो आंकड़े होते हैं इनकी गहराई नहीं समझ आती। हमने कहा 200 यूनिट माफ, इसका मतलब छत्तीसगढ़ में 40 लाख परिवार बिजली के लिए 1 रुपया नहीं देंगे। केजी टू पीजी आपने सुना है? ये क्या है ये केजी टू पीजी? हिंदुस्तान का पहला स्टेट होगा जहां पे केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त में मिलेगी। बीजेपी क्या करती है? सारे के सारे स्कूल प्राइवेटाइज कर देती है, कॉलेजेस प्राइवेटाइज कर देती है, अस्पताल प्राइवेटाइज कर देती है। आदिवासियों को
वनवासी कहते हैं। सुना आपने? आदिवासी को ये लोग वनवासी क्यों कहते हैं, मुझे बताओ, कोई बता सकता है? वनवासी शब्द में और आदिवासी शब्द में क्या फर्क है? हां? और वनवासी जंगल में रहने वाले। अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है? गोवर्धन जी, आपने वो जो बीजेपी का वीडियो था जिसमें बीजेपी का नेता एक आदिवासी पे पेशाब कर रहा है, वो आपने देखा? मध्य प्रदेश में देखा आपने? आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को जानवर को पर पेशाब करते हुए देखा है? तो बीजेपी के नेता जानवर पर पेशाब नहीं करते, मगर आदिवासी पर पेशाब कर रहे हैं। देखिए, आदिवासी शब्द के अंदर गहराई में बहुत जरूरी चीज छुपी हुई है। आदिवासियों का जो हक है, जमीन का हक, जल का हक, जंगल का हक, वो छुपा हुआ है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। बीजेपी आपके अधिकार छीनती है, हम आपको अधिकार देते हैं। हम आपसे गले लगते हैं, बीजेपी आपके ऊपर पेशाब करते हैं। बीजेपी के नेता आपके ऊपर पेशाब करते हैं और फिर वीडियो वायरल कराते हैं कि पूरा देश देखे कि बीजेपी के नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है। यह इनकी सोच है। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको वनवासी कहते हैं ना? जंगल कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा है ना? तो जब 15-20 साल में जंगल गायब हो जाएगा तो वनवासी कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? सड़कों पे भीख मांगेंगे। सड़कों पे भीख मांगेंगे। बीजेपी के नेता कहते हैं, देखो, आदिवासियों को हिंदी सीखनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी मत सीखिए, अंग्रेजी मत सीखिए। मगर आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछो कि भैया आपका जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हिंदी मीडियम में पढ़ता है, तो आपको जवाब दें हमारा तो बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो आदिवासी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ सकता? अगर आपका बच्चा सपना देख सकता है तो आदिवासियों का बच्चा, दलितों का बच्चा, पिछड़ों का बच्चा सपना क्यों नहीं देख सकता? उनमें क्या कमी है? इसलिए हमने पूरे स्टेट में इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल का जाल बिछा दिया है और हम इसको बढ़ाते जाएंगे जब तक हर आदिवासी युवा अंग्रेजी में बात कर पाए। क्यों चाहते हैं मैं बता देता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में रहना है, छत्तीसगढ़ में काम करना है, छत्तीसगढ़ी बोलिए। यूपी में जाना हो, बिहार में जाना हो, दिल्ली में जाना हो काम करने के लिए, हिंदी बोलिए। विदेश जाना हो, कॉल सेंटर में काम करना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी, अंग्रेजी पढ़िए। वो कहते हैं भैया हिंदी पढ़ो, बाकी सब भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके बच्चे अंग्रेजी ना सीखें, कंपटीशन ना आ जाए। बाहर से कोई आता है, अमेरिका से कोई व्यापारी आता है, बिजनेसमैन आता है, आपके बच्चे उससे बात ही ना कर पाए, वो आपको नौकरी ना दे पाए। इसलिए वो आपसे कहते हैं आप वनवासी हो, आप बड़े सपने मत देखो, अंग्रेजी मत पढ़ो,
और हम कहते हैं आप वनवासी नहीं हो, यह शब्द आपका अपमान है। आप आदिवासी हो, आपको सबसे बड़ा से बड़ा सपना देखना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए। पूरा करने में हम मदद करेंगे आपकी। यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मैंने पहली बार सुनी है। हर भाषण में कहते हैं मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में ओबीसी की बात करते हैं। और जब मैंने जाति जनगणना की बात शुरू करी, जब मैंने कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, गरीब, और कोई जाति नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में एक ही जात है, उसका नाम गरीब है, तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? और अगर एक जात गरीब है तो अमीर कौन है? अमीर में कोई जाति नहीं है, सिर्फ एक जात है हिंदुस्तान में, वो है गरीब। आपने चुनाव जीत लिया, रोज हवाई जहाज में उड़ते हो, करोड़ों रुपए के सूट पहनते हो, हर रोज नया सूट पहनते हैं मोदी जी। आपने कभी देखा है नरेंद्र मोदी जी को 2 बार एक कपड़ा पहनते हुए? कभी देखा आपने कि मोदी जी ने एक कपड़ा 2 दिन के लिए पहन लिया? कभी देखा? एक दिन में 3, 4, 5 कपड़े पहनते हैं मोदी जी। तो आपने चुनाव जीत लिया, करोड़ों के सूट पहन रहे हो, मगर जब ओबीसी को आपकी जरूरत पड़ी, ओबीसी युवाओं को आपकी जरूरत पड़ी जाति जनगणना कराने में, तो आप कहते हो एक ही जात है, गरीब, ओबीसी तो है ही नहीं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान को एमपी नहीं चलाते, हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। उनको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, आईएएस के अफसर हैं। और ये 90 लोग हिंदुस्तान का पूरा पैसा जो है उसको बांटते हैं। मनरेगा में कितना जाएगा, सेना को कितना मिलेगा, सड़क बनाने में कितना पैसा जाएगा, अस्पतालों में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। पार्लियामेंट हाउस में मैंने एक आंकड़ा रखा, मैंने कहा कि देखिए 90 लोग में से ओबीसी कितने हैं? भाइयों और बहनों, इन 90 लोगों में से ये कितने हैं भाई? तो उठा के दिखाओ, तो खड़े होकर दिखाओ, ये देखो 90 में से 3। मोदी जी ओबीसी की बात करते हैं, 24 घंटा ओबीसी की बात करते हैं। जब मदद करने का समय आता है कहते भैया ओबीसी जाति नहीं है। और जो अफसर 90 अफसर इस देश को चलाते हैं, बजट का हर पैसा बांटते हैं, उसमें से 3 ओबीसी के हैं। अच्छा भैया, आपने पहला सवाल का जवाब दे दिया, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। जो ओबीसी अफसर हैं, हिंदुस्तान के बजट का कितना प्रतिशत निर्णय लेते हैं? 5%। मतलब 90 में से 3 ओबीसी। और अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो 5 रुपए का निर्णय ओबीसी जात के लोग लेते हैं। अच्छा, आदिवासियों की बात करते हैं। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? कितना? 0.01। मतलब
आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं ना, 10 पैसे का निर्णय लेते हैं, सॉरी। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान में क्या ओबीसी की आबादी 5% है? आदिवासी की आबादी 0.1% है क्या? बिल्कुल नहीं। पूरा देश जानता है कि ओबीसी की आबादी कुछ भी होगी 5% तो नहीं है, और पूरा देश जानता है कि आदिवासी की आबादी कुछ भी होगी मगर 0.1% तो नहीं है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देश को चलाने में आदिवासी, दलित, पिछड़ों की कोई भागीदारी नहीं है। क्योंकि 90 अफसरों में से कोई नहीं है। अगर आप मुझे कहते कि भैया देखो 90 अफसर हैं, उसमें से 50% ओबीसी हैं, तो मैं कहूंगा हां भैया, बजट का 50% ये लोग खर्च कर रहे हैं तो भागीदारी है। अगर आप मुझे कहते देखिए 15% बजट का आदिवासी लोग निर्णय ले रहे हैं, तो मैं कहता हां भैया भागीदारी है। इसलिए मैं चाहता हूं, और ये ओबीसी के जो युवा हैं, आदिवासी युवा हैं, आप इस बात को उठाइए, ये आपके भविष्य की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना हो, सबको पता लग जाएगा कि देश में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, जनरल कितने हैं, सबको पता लग जाएगा। एक बार सबके आंकड़े हमारे सामने आ जाएंगे, सामने होंगे, तो हम कहेंगे ठीक है भैया, अब अगर 50% आबादी है तो भागीदारी होनी चाहिए। 90 में से 3 अफसर काम होने वाला नहीं है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी के पास जाति जनगणना के आंकड़े पड़े हुए हैं, वो 1 सेकंड में पब्लिक को दिखा सकते हैं। हमने किया था जाति जनगणना, हमने करा जब हमारी यूपीए की सरकार थी, तो सारे आंकड़े सरकार के पास है। अब हम नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं भैया इनको रिलीज करिए, छत्तीसगढ़ के ओबीसी युवाओं को बता दीजिए ओबीसी की कितनी आबादी, आदिवासियों को, दलितों को बता दीजिए भैया आपकी इतनी भागीदारी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे, अब कह रहे भैया ओबीसी की तो कोई जाति नहीं होती, दलित आदिवासी तो जाति नहीं है, जात तो हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब है। तो यहां जो ओबीसी युवा हैं, अगली बार मोदी जी आएंगे, आप उनसे पूछना मोदी जी पहले आप कहते थे आप ओबीसी हो, अब आप कहते हो हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब जात होती है। आप जाति जनगणना प्लीज कर दो, हमारी जो सच्चाई है, ओबीसी जात की जो सच्चाई है वो हमें बता दो। लंबे लंबे भाषण करेंगे, 1 घंटा बोलेंगे आपको, मगर इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि रिमोट कंट्रोल अदानी के हाथ में है। सरकार को अदानी चला रहा है। यहां पे मेरे मीडिया के मित्र हैं, 24 घंटा ये नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाते हैं। देखो हंस रहे हैं ये, देखो मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? नहीं, मीडिया वाले जो हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? मुस्कुराहट चली गई, डर गए। तो 24 घंटा ये दिखाते हैं मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। क्यों? क्योंकि अदानी जी इनको कहते हैं भैया दिखाओ सौदा क्या है। मोदी जी की मार्केटिंग ये करते हैं, और आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन मोदी जी अदानी जी को दे देते हैं। सही बात है, सच्चाई है, पूरा देश जानता है।
तो मैंने आपको शुरुआत में कहा, देखो भैया, जो मैं कह देता हूं मैं कर देता हूं। यहां पे मैंने कहा था 2500 रुपए धान के लिए मिलेगा, मिल गया। मैं आपको यहां कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही हमारी सरकार आएगी ना, जात का सेंसस हम वहीं उसी दिन शुरू कर देंगे। और दिल्ली में मोदी जी करें ना करें, हर आदिवासी युवा को यह समझ जाना चाहिए, आपके भविष्य की बात है, आपकी भागीदारी की बात है। मोदी जी करें ना करें मैं नहीं जानता, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की इंडिया की सरकार आएगी, पहला काम जाति जनगणना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो आंकड़े हैं उनको हम रिलीज करके आपके सामने रख देंगे। और एक नई कहानी ओबीसी युवाओं के लिए, आदिवासी दलित युवाओं के लिए एक नई कहानी शुरू होगी। आज आप लोग नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज है, नोटबंदी, जीएसटी, इसने जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता नरेंद्र मोदी की सरकार में, आप सब जानते हो। तो रोजगार देने का पहला कदम जाति जनगणना। किसके पास कितना धन है, नब्बे अफसर में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, और क्यों, और पिछड़ों की आबादी कितनी, ये सवाल है। और इन सवाल के जवाब कांग्रेस पार्टी और मैं आपको दिलवा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बीजेपी आपके पास आती है, झूठे वायदे कर जाती है, आपका पूरा का पूरा पैसा अदानी जी के यहां चला जाता है, आपकी जमीन, जंगल, जन झील छीन के वो ले जाते हैं, पैसा अमेरिका चला जाता है। हम आपकी पॉकेट में पैसा डालते हैं, किसान की पॉकेट में पैसा डालते हैं, मजदूर की पॉकेट में पैसा डालते हैं। वो भूल गया मैं, 7,000 रुपए मिलता है ना मजदूर को, 10,000 मिलेगा। गैस वाला भी बता देते हैं, 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी गैस सिलेंडर पर। अब हम चाहते हैं, देखिए सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूं, हम चाहते हैं कि पैसा गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, इनके जेब में जाए, और ये इस पैसे को गांव में, शहरों में खर्च करें, और पूरी छत्तीसगढ़ की, गांव की, शहरों की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा अदानी जी के जेब में चले जाए। अदानी जी पैसा कहां खर्च करते हैं? अदानी जी क्या यहां पे मतलब गांव में पैसा खर्च करते हैं? नहीं, वो कर ही नहीं सकता। किसान यहां पे खर्च करेगा। हम किसान के जेब में पैसा डाल रहे हैं, मजदूर के जेब में पैसा डाल रहे हैं। किसान छोटे दुकानदार के यहां जाके माल खरीद रहा है, छोटे दुकानदार के जेब में पैसा जा रहा है। तो पूरे जो आर्थिक सिस्टम है छत्तीसगढ़ का, वो चल रहा है। जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, वैसे ही ये किसानों का पैसा बंद कर देते हैं, मजदूरों का पैसा बंद कर देते हैं, जमीन छीनने लग जाते हैं, और पूरा का पूरा फायदा अदानी जी को पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो निर्णय आपका है। मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी आने वाली है। जो मैंने यहां कहा वो मैं आपके लिए पूरा करके दिखा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राहुल गांधी जी का। मैं अब आमंत्रित करता हूं, एक बार जोर से बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय रामदेव राम जी को आमंत्रित करता हूं, आभार व्यक्त करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद,
राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज इस सभा में आप मन सब आए और हमार मुखिया कर बात ला सुनेन। मैं आप मन कर सबकर हमारे आदरणीय मंच कर और हमार पूरा आल हमार माता मल्ला, बहिन मल्ला, हमार नौजवान साथी मल्ला, सब झल्ला में हमार कांग्रेस पार्टी कर सब कार्यकर्ता मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन यहाँ सभा में आए और हमार पूरा बात ला सुनेन। बहुत बहुत धन्यवाद।